लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान शुरू। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटों पर डाले जा रहे वोट। करीब 57,12,000 मतदाता करेंगे मत का उपयोग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने गृह क्षेत्र में किया मतदान। बिलासपुर पोलिंग स्टेशन पर अपनी पत्नी मल्लिका नड्डा के साथ डाला वोट। ओहर में जेपी नड्डा ने अपने पुराने मित्रों के साथ की मुलाकात। चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ पुरानी यादें की ताजा। हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने परिवार सहित किया मतदान। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी रहे मौजूद। जनता से भी की वोट डालने की अपील। कांगड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव भारद्वाज ने परिवार संग किया मतदान। कहा, देश में हो रहा एक तरफा चुनाव। 4 जून को बीजेपी की जीत का रचा जाएगा इतिहास। हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने किया मतदान। बोहनी बूथ पर किया वोट कास्ट। लोगों से ज्यादा संख्या में की वोट डालने की अपील। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने किया वोट कास्ट। जिला मुख्यालय के म्यूजियम में किया मतदान। इसी बीच ये तस्वीरें सामने आ रही है। अनुराग ठाकुर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और अन्य कई बड़े नेता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। हिमाचल में भी मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच कंगना रनौत अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर सामने। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं। इसी बीच मंडी संसदीय सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर। हिमाचल में आखिरी चरण में सभी लोकसभा सीटों पर, साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब से थोड़ी देर पहले वोट डाला था। वहीं अनुराग ठाकुर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और वहीं अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची। मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर कंगना रनौत पहुंची। इसी खबर पर हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं धर्मशाला से हमारे सहयोगी सौरभ अटवाल तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा। विकास जी, आपसे जानना चाहूंगा 1 बजे तक के जो आंकड़े सामने आएंगे मतदान प्रतिशत के, वो कितने अहम रहने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जाती है, मतदान प्रतिशत में थोड़ी बहुत कमी आती है। और फिलहाल आप क्या कुछ स्थिति मतदान केंद्रों पर देखते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, क्योंकि मध्यवर्ती इलाकों के लिए मौसम विभाग ने पहले ही ये अलर्ट जारी किया था कि आज जो है वो
बारिश हो सकती है, मौसम खराब हो सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, जिसका असर पिछले कल देर शाम से मिलना जो है वो दिखना शुरू हो गया था। ऐसे में आज ठंडी हवाएं चल रही हैं। फिलहाल शिमला और शिमला के आसपास के इलाके या फिर जो मध्यवर्ती इलाके हैं जिसमें कई जिले आते हैं, इनमें फिलहाल अभी गर्मी से थोड़ी राहत जो है वो जरूर मिल रही है। वहीं जो मैदानी इलाके हैं, चटक धूप जो है वहां पर देखने के लिए मिल रही है, जिसका असर यह है कि सुबह के 2 घंटे होंगे। अंदाजा लगाया जा रहा था कि सुबह 7 बजे से लंबी लाइनें जो हैं वो लग रही थी और उसके बाद से लेकर ये 9 बजे तक इस तरह से लंबी लाइनें जो हैं, लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन 10 बजे के बाद थोड़ा मतदान में कमी आने की जो संभावना है वो यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि गर्मी उस समय जो है वो ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद दोपहर के बाद जो है 4 बजे के आसपास जो है, या 4 बजे के बाद जो है लोग एक बार फिर से मतदान केंद्रों पर निकलेंगे और उसके बाद वहां पर भीड़ जो है वो देखी जाएगी। इस तरह की संभावनाएं जानकार जो है वो यहां पर बता रहे हैं। लेकिन पहाड़ की समस्याएं, पहाड़ के मुद्दे इस बार अलग हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर यह चुनाव होता है। लेकिन लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि यहाँ के जो मतदाता हैं बेहद जागरूक हैं, सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार जो है वो देखने के लिए मिल रही है। वोटर जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनकी कतार लंबी देखने के लिए मिल रही है। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपने परिवार को साथ लेकर जो है वो मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो सभी जगह देखे जा रहे हैं। छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे जो पोलिंग बूथ है वहां पर छुटपुट घटनाओं से मतलब यह है कि कोई अहिंसा या इस तरह की कोई घटना, कोई हिंसा या इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जो जिस तरह से ईवीएम मशीन्स है उनमें हल्की फुल्की खराबी आई तो रिप्लेसमेंट के नाम पर, और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है। हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं। और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष पर सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पे सवाल उठा रहा है। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। चाहिए जल्दी से जल्दी अपने पोलिंग बूथ पर और कर दीजिए मतदान, दे दीजिए अपना योगदान। वो दुनिया देख रही है उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ और भारत को खरा उतरना है, संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है। हम सबको मिलकर अपना योगदान करना है। सर, इस बार बीजेपी 370 का लक्ष्य रखी है और एनडीए का 400 पार करना है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 150 समझ जाएंगे, कुछ नहीं। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करेंगे फिर एक बार। विधानसभा में 6 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं, हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। 4 की 4 लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा उपचुनाव। तो उसके बाद तो सरकार का भी दावा आपके निश्चित तौर पर उसके बाद जो परिस्थितियाँ बनती हैं उस और है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद उनका भविष्य को। सर, कांग्रेस एग्जिट पोल का वो कर दी, बाइकाट कर दिए कि हम उसमें शामिल नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है। वो अभी भी कैमरा फेस करने के लिए तैयार नहीं।
वो इस चुनाव में जनता को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उपलब्धियां थी नहीं, भविष्य की रणनीति थी नहीं, तो करें तो क्या करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप चाहे 1 तारीख को इकट्ठे होकर जितनी मर्जी विपक्ष रणनीति बना ले, रणनीति इसके आसपास बनेगी कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है, और इसके बाद क्या क्या बहाने लेकर सबने अलग अलग हो जाना है। और 5 साल के लिए अब ये लोग जाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं कि अगला चुनाव 5 साल बाद कैसे। सर, प्रधानमंत्री भी ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल वो ध्यान लगा रहे हैं। देखिए, जब आएंगे प्रधानमंत्री तो और ऊर्जा के साथ और ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाया है, हमारा देश बहुत आगे जाने के लिए, दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार है, और ये विकसित भारत का संकल्प सिद्धि तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज नए भारत की बुलंद तस्वीर जो दुनिया देख रही है, उससे और उम्मीदें लोगों में जाग रही हैं, और इस उम्मीदों को अवसर है नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, हमने तो चुनावों से पहले भी अगले 5 साल में क्या करना है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले 100 दिन में क्या करने वाले हैं वो भी तय है, और 25 वर्ष का रोड मैप की विकसित भारत का क्या हुआ, हम उस दिशा में चुनाव से पहले तैयारी कर रहे थे। जब बाकी लोग अपनी रणनीति चुनाव के लिए नहीं बना पा रहे थे, हम वापस सत्ता में आके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़े वो काम भी किया। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को 400 पार होगा। फिर एक बार हिमाचल में 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होते नजर आ रहे हैं, वहीं 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव जारी हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, अपनी बात को पूरी करिए कि कितना अहम रहने वाला है मतदान प्रतिशत आज के मतदान के मद्देनजर, और साथ ही जो बीजेपी का एक दावा है क्लीन स्वीप का, उसे लेकर किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 2014-2019 2 चुनाव जो हैं वो लोकसभा के हुए थे, और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी वो सबने यहां पर तस्वीर देखी। क्लीन स्वीप जो है 2019 में किया, और 4 लाख एक ऐसा ऐतिहासिक आंकड़ा जो है वोट का वो यहां पर बना था, और भारी भरकम जीत जो है वो 4 सीटों पर यहां पर भाजपा को मिली थी। लेकिन आज के हालात बेहद अलग हैं, और हिमाचल प्रदेश की जनता बेहद जागरूक है। कई तरह की समस्याएं जो है वो पहाड़ पर जस की तस बनी हुई हैं, और ये भी है कि लोग एक चीज को ये भी मानते हैं कि मोदी के साथ चलना है या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ चलना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इन तमाम परिस्थितियों को देखा जा रहा है। लेकिन आज वोटर चाहता क्या है? दरअसल यहां क्या लगता है कि ये लोकसभा जो 4 सीटें हैं वहाँ पर चुनाव, और विधानसभा की भी 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आज मतदान विधानसभा में अगर छक्का लगता है तो तुम सरकार भी खतरे में है। चार लोकसभा सीटों पर चुनाव होते नजर आ रहे हैं, वहीं 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, जिस तरीके से यहां पर अभी हमने अनुराग ठाकुर को सुना, कंगना रनौत को सुना, यहां पर दावा सबका साफ है कि क्लीन स्वीप होती हुई नजर आएगी, लेकिन आप जैसा कि बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ग्राउंड पर रियलिटी कुछ अलग है, क्योंकि पहाड़ों पर मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। अपनी बात को पूरी करिए। देखिए, बिल्कुल हिमाचल, जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा था कि हिमाचल एक पर्यटन राज्य है, यानी कि टूरिज्म स्टेट है, और टूरिज्म स्टेट में अपार संभावनाएं जो हैं वो यहाँ पर तलाशने की कोशिश हमेशा सांसद की पहली प्राथमिकता यहां पर रहती है। पिछले कई दशकों से जो है वो यहां पर संभावनाएं तलाशी जरूर जा रही हैं, कि लेकिन धरातल पर वो कितनी पूरी तरह से उतरी हैं ये सबने देखा है। तो ऐसे में वोटर जो है वो यहां पर इस चीज को ध्यान में रख रहा है कि क्या विकास की अपार संभावनाएं हैं, किस तरह से विकास किया जा सकता है। देखिए, एजुकेशन एक मुख्य मुद्दा है, एजुकेशन के साथ रोजगार,
रोजगार यहां पर मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार यहां पर आए थे और उन्होंने अपने मंच से यहां पर कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो है वो यहां पर नहीं रुकती और नीचे मैदानी इलाकों की तरफ जो है वो चली जाती है। तो ऐसे में उनका साफ संदेश यही था कि किस तरह से रोजगार के अवसर पहाड़ों पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही लोगों को यहां पर मिले, अच्छी एजुकेशन यहां पर मिले, ये प्राथमिकता जो यहां पर थी। लेकिन अभी धरातल पर कितनी सक्षम हो पाई है, कितनी पूरी तरह से सफल हो पाई है, तो वो सबके सामने है। लेकिन इसके साथ साथ जरूरत इस बात को लेकर भी है कि क्या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, देखिए टूरिज्म सबसे बड़ा एक आर्थिकी यहां से, अर्थव्यवस्था यहां पर 6000 करोड़ की एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन पर टिकी हुई है। इसके अलावा अगर दूसरी अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो वो है यहां का सेब, यानी कि एप्पल क्रॉप, और सेब की फसल को लेकर जो है लगातार मुद्दे गहराते रहे हैं पहाड़ों पर। जिस तरह से हम बात करें, अगर इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको किस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उसे जो है 50% तक कम कर दिया गया। तो ऐसी प्राथमिकताएं जो है यहाँ के सांसद भी गिनाते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने दिमाग में आज रखकर चल रहे हैं। भारी तादाद में लोग जो हैं वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से विशेष तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनाती उनकी की गई है, कोई कोताही ना रह जाए, कोई गड़बड़ जो है वो यहां पर ना हो, इसका पूरा ख्याल यहां पर रखा गया है। इसके लिए रिहर्सल जो है वो अलग से की गई और तैयारी जो है वो पहले ही पूरी कर ली गई है, और वेबकास्टिंग के जरिए जो है वो पूरा मॉनिटरिंग हर संवेदनशील और अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ हैं उनकी यहां पर तैनात, उनके अंदर जो है ये सारी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। मतदाता आराम से आ सकें, उनकी हर चीज का ख्याल जो है वो यहां पर रखा गया है। इसी बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप जो है वो भी इस चुनावी मैदान में देखने के लिए मिले। और ऐसे में क्या गारंटियों का जिक्र जो है वो भाजपा लगातार करती रही कि गारंटियां जो है वो क्या होनी चाहिए, और ऐसे में गारंटियां कितनी धरातल पर पूरी हुई, इसको लेकर लगातार चुनावी मुद्दा जो है ये बनाते रहे हैं। और भाजपा इस मुद्दे को जो है वो कांग्रेस के लिए भुनाती रही है। लेकिन उसके अलावा कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि हिमाचल जैसे शांत राज्य में जिस तरह से खरीद फरोख्त हुई, इस बात को भी मुद्दा यहां पर बनाया जा रहा है, क्योंकि 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ यहां पर विधानसभा के 6 बिल्कुल विकास जी, यहां पर मुद्दे कई हैं, तमाम मुद्दे आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। बड़े बुजुर्ग अपनी बात कह रहे हैं और जो और लोग हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं, महिलाएं अपनी बात कह रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर अपनी बात कह रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो जरूर इस बार इन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव जो है वो यहां पर हो रहा है, मतदान यहां पर हो रहा है। 4 जून को रिजल्ट निकलने हैं, लेकिन आज जिस तरह से सुबह से ही लंबी कतारें हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में दिख रही हैं, मौसम भी बिल्कुल साथ दे रहा है, और ऐसे में अब लगता यही है कि मतदान जो है वो आज अच्छा होने की उम्मीद है। जी, हमीरपुर से हमारे सहयोगी अशोक राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगा हमीरपुर में किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां से अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में है, किस तरह के समीकरण बनते हुए सीटों पर नजर आ रहे हैं और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? को लेकर जो है काफी उत्साह दिखता है। अभी मैं हमीरपुर में मौजूद हूं, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने परिवार सहित जो है मतदान किया है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें यहाँ पर जो लगी हुई थी, मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अभी आपको बता दें कि जैसे जैसे धूप बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों का कम होना सुनिश्चित रहेगा, क्योंकि जैसे ही धूप खत्म हो जाएगी तो दोबारा से लोग जो है मतदान पर पहुंचेंगे। हालांकि अभी हमीरपुर में मौसम की बात की जाए तो थोड़ी धूप खिली हुई है, लोग पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और रही बात जो यहाँ पे जो चुनाव भी चल रहा है और लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है, इसमें जो है लोगों में काफी उत्साह है। जो मुद्दे स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर जो है बातें लोग कर रहे हैं और उसको देखकर ही वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास जी, आपकी तरफ रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जो मोदी लहर है, जो बाकी राज्यों में जिसकी बात की जा रही है, क्या हिमाचल में भी मोदी लहर उसी तरीके से इफेक्टिव है जिस तरीके से 2019 में नजर आई थी, या 2024 की तस्वीर कुछ और कहती है? क्योंकि आपदा देखी हिमाचल ने, आपदा के बाद से भी तमाम जो चीजें हैं वो बनती बिगड़ती नजर आई। जिस तरीके से हमने राज्यसभा में विधायकों की फिर उसके बाद से अदला बदली देखी गई, समीकरण बिल्कुल बदलते हुए नजर आए, क्या कुछ दिख रहा है 2024 में ग्राउंड पर? अपने अपने दावे और अपनी अपनी जीत के दावे जो है वो यहां पर किए जा रहे हैं, और इसमें जो प्रत्याशी है वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं।
कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार ये बात कह रहे हैं कि हिमाचल जैसे राज्य के लिए, पहाड़ी राज्य के लिए, जो जिसे एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है। मोदी सरकार ने यहां पर धोखा किया है। इस तरह की बातें जो है वो कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशियों की तरफ से लगातार कहने सुनने के लिए सामने आती रही हैं। चाहे वो आपदा के दिनों में बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार चुनाव प्रचार में यह बात कहते रहे कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए कोई आपदा में मदद यहां नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात करें, भाजपा की तरफ से भाजपा के जो स्थानीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, हिमाचल के नेता हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर के केंद्रीय मंत्री हैं या राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े नेता हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और उन्होंने इन्हीं मुद्दों को यहां पर रखा कि कांग्रेस अपनी गारंटियों को लेकर जो है पूरी तरह से विफल रही है, फेल हुई है। ऐसे में जो वायदे जनता के साथ किए गए थे, झूठ बोलकर उनको जो वोटर है उनको साधने की कोशिश यहां पर की गई, लेकिन धरातल पर कोई चीज जो है वो यहां पर नहीं दिखाई दी। और झूठ इसलिए भी कहा जा रहा है कि आपदा में केंद्र की तरफ से मदद मिली लेकिन वो लोगों तक पहुंची नहीं। लोगों तक अगर नहीं पहुंची तो आखिरकार बंदरबाट हुई कहां पर है। तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से देखने के लिए मिले और आज जब चुनाव हो रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी, अगर शिमला संसदीय सीट की खास तौर पर मैं बात करूं तो देखिए विनोद सुल्तानपुरी, जो कि हाल ही में पहली बार विधायक जो है वो चुनकर आए थे, हालांकि चुनाव उनका दूसरा था विधायक के लिए विधानसभा का, तो ऐसे में अपनी सीट जो है वो छोड़ने की तैयारी करके और अब सांसद का चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं। पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, 6 बार के सांसद, उनके पिताजी केडी सुल्तानपुरी एक बड़ा नाम हिमाचल प्रदेश की राजनीति में माना जाता रहा है और इसी सीट से सांसद रहना तो बड़ी बात है। विनोद सुल्तानपुरी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस ये कहती है कि उनसे अच्छा उम्मीदवार जो है वो इस सीट के लिए और कोई नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सुरेश कश्यप है इसी सीट पर, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि पहले के जो विकास काम यहां पर हुए हैं, मोदी सरकार से जो काम करवाए गए हैं या जो बजट यहां के लिए एलोकेट किया गया है, हिमाचल जैसे राज्य के लिए जो चीजें लाई गई हैं, बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है लेकिन समय और चाहिए। तो ऐसे में क्या जनता उन्हें और समय देती है? क्या एक बार फिर से जनता उनके ऊपर भरोसा जताएगी? क्या मोदी लहर? हर जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सभी लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए आतुर हैं। हर एक जगह मैंने देखा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। 400 पार का नारा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, ऐसा कई लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है कि 400 पार लाके संविधान बदलना चाहते हैं। कुछ ने कहा रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश है। तो इन सारी चीज़ों को बीजेपी ने काउंटर किया, तो कहीं ना कहीं 400 पार का लक्ष्य जो बात हुई उसका एक परसेप्शन जो बिल्टअप किया उसका नुकसान थोड़ा बहुत आपको हुआ? नहीं, देखिए क्या होता है कि सारा देश 400 पार पर डिस्कशन कर रहा है। ये स्पष्ट है कि हम हमेशा एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं और जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नेगेटिविज्म में ही जिन्होंने राजनीति की है। उनसे अपना तो कुछ होता नहीं है, अपने तो बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि हम ये कमा करके लाएंगे, हम ये आगे बढ़ेंगे। तो ये हमेशा लोगों को नेगेटिविज्म की तरह शक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, गुमराह करना, रास्ते से भटकाना, समाज को बांटना, समाज को तोड़ना और फूट डालो राज करो, ऐसे प्रिंसिपल्स पर तो ये 75 साल चले हैं। ये तो मोदी जी ने पॉजिटिव नोट पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत इस ओर ले जाने का काम किया है। ये लोग तो इस तरीके से काम करते हैं जो कि किस तरीके से लोग बटे रहें और इनको वोट बैंक की राजनीति मिल जाए, तुष्टीकरण हो जाए, एक साइजेबल चंक मिल जाए जिसके आधार पर राजनीति करते रहे। सर, ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें लोगों ने अपने जो भी उनका घोषणा पत्र था उसके इतर जाके बाकी मुद्दों पे अपने चुनाव प्रचार किए। भाजपा की ओर से भी कई मुद्दे रहे, विपक्ष ने भी कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कि उनकी घोषणा पत्र में भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इन चुनाव में कौन से मुद्दे ऐसे रहे जो जनता के दिमाग में घर कर गए और जनता ने उनको ध्यान में रखा? जनता ने एक ही बात ध्यान में रखी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश संबल हाथों में है, मजबूत हाथों में है। देश मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चला रहा है और भारत को सक्षम बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। इसी के लिए वोट पड़ा है। और कुछ विषय कांग्रेस ने भ्रम डालने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज़ को हम स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। माइनॉरिटीज़ का मतलब उनके लिए मुस्लिम है, मतलब तुष्टीकरण है।
मतलब सेकुलरिज्म से भटकाने की बात है। असल सेक्युलर तो मोदी जी हैं, जिन्होंने सारी योजनाएं दी और कभी नहीं कहा कि किसी धर्म को दिया और किसी धर्म को नहीं दिया, सबको दिया, सबको एक साथ पिरो करके लाए। लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट, ये तुष्टीकरण, ये डिवाइड एंड रूल की बुनियाद रखी। ऐसी बातों को जब रखी तो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी के तरीके से इन बातों को काउंटर करती है और हम काउंटर करने में सफल रहे हैं। सर, भाजपा बहुत शुरुआती दौर से करीब 2-3 दशक से लगातार ये बात कहती है कि हम 370 हटा देंगे, राम मंदिर बनवाने की बात थी। ये पहली बार इसी चुनाव में आप गए हैं जब आपने वो अपना वादा और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की है, तो जनता ने कितना सपोर्ट किया इन मुद्दों, खासकर 370 को हटाने को और राम मंदिर बनाने को? पूरे देश ने। हालांकि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, राम मंदिर हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। धारा 370 हमारे लिए देश का विषय है और वो कोई वोट की दृष्टि से नहीं, लेकिन सारा देश के साथ खड़ा रहा है और सबको समझ में आया कि राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों भारत का गौरव भी बचाया है राम मंदिर बनाकर। 4 लोकसभा सीटों पर वहीं 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होते हुए नजर आने। 4 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदाताओं में खासा उत्साह है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।